नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में एक नई वैकेंसी आई है यूपीएसआई, और इससे पहले ये 2021 में आई थी। ठीक है। अब जो पद आए हैं वो 4543 पद आए हुए हैं, और इन पदों में वैकेंसी आई हुई है और इन्हें भरने के लिए सरकार बहुत ही जल्द एग्ज़ाम करवाएगी। और उस एग्ज़ाम में जीके का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है पॉलिटी। सबसे ज़्यादा जो उसमें पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है। तो उसी क्रम में हम डेली एक वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उस 20 क्वेश्चन के साथ जो उससे रिलेटेड फैक्ट होंगे, जो उससे रिलेटेड एक तरीके से की पॉइंट होंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और 20 क्वेश्चन के साथ आप ये मान के चलें लगभग 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे, और ऐसा डेली करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पॉलिटी का सेक्शन आपको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर हम देखेंगे तो बोला गया है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। तो भारत के लिए सबसे पहले जो संविधान सभा का ऑफिशियली तौर पर सबसे पहले जो संविधान सभा का मतलब एक तरीके से संविधान सभा का विचार सबसे पहले जो पेश किया गया था ऑफिशियल तौर पर एम एन रॉय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? एम एन रॉय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा एम एन रॉय होगा। उन्होंने 1934 में, एम एन रॉय ने 1934 में संविधान सभा के लिए विचार सबसे करने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन अगर मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में किसके तहत एक स्वराज विधेयक के माध्यम से ही संविधान की मांग की थी उनने। स्वराज विधेयक के माध्यम से किसकी मांग की थी? एक संविधान की मांग की थी सबसे पहले। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी, तो आप ये मान के चलें सबसे पहले सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने, वो भी स्वराज विधेयक के तहत 1895 में ही इन्होंने ये मांग कर दी थी। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? एम एन रॉय। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। हमें ये बताना है कि इनमें से संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम मतलब सरकार का संसदीय स्वरूप कौन सा दूसरा नहीं, इस पर हमें बात को समझना है। तो अगर हम देखें तो सरकार उत्तरदायी शासन को कहीं ना कहीं चलाती है। सरकार जनता के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अगर देखा जाए तो कैबिनेट जो सरकार है वो कहीं ना कहीं संसदीय स्वरूप के अंतर्गत ही आता है। अगर वेस्टमिंस्टर मॉडल की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं संसद स्वरूप के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर राजशाही शासन संसद के स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? राजशाही शासन होगा। और ये दो यूपीएसआई 22/11/2021 शिफ्ट 1 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि सरकार के अच्छा, ये वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। अच्छा, आपसे ये पूछा गया है कि संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो संघीय न्यायालय है, भारत का संघीय न्यायालय 1935, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा कर लिया जाए इसे। अब सही। भारत का जो संघीय न्यायालय है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर, कब दोस्तों? 1 अक्टूबर 1937 में क्या किया गया था? उसे स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1937 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। और ये आपको याद रखना है कि जो अधिनियम था वो 1935 को था, लेकिन जो स्थापित किया गया वो 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। ठीक है। इस समय क्या हुआ करता था? इस समय कुल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। 8 न्यायाधीश का प्रावधान था, लेकिन उस समय 3 ही न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय कितने? 8 में से 3 ही न्यायाधीश क्या थे? 3 ही न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है दोस्तों, 3 ही न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, और जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। यह संघीय न्यायालय
पीवी काउंसिल के अधीन था। ये जो संघीय न्यायालय हुआ करता था ये किसके, पीवी काउंसिल के अधीन था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखवाना कम, बोलकर ज़्यादा बताऊंगा, जैसे आप चीज़ें समझ जाएं, क्योंकि क्या है वीडियो फिर लंबी चली जाएगी। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर कि 1935 अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दोस्तों भारतीय संघीय न्यायालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी, तो 1937 में की गई थी। उस समय 8 न्यायाधीश का प्रावधान था, लेकिन उस समय 3 ही न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। 3 में क्या हुआ करता था, एक मुख्य हुआ करता था और 2 अन्य होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान के केंद्र के पास अपशिष्ट शक्ति है। अच्छा, अपशिष्ट शक्ति का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। अपशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है, तो देखो दोस्तों, अपशिष्ट शक्तियों का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए 3 अनुसूची पाई जाती हैं। ठीक है, 3 अनुसूची पाई जाती हैं। एक तो हो जाती है संघ सूची, 3 अनुसूची नहीं 3 सूची पाई जाती हैं। एक हो जाती है संघ सूची, दूसरी हो जाती है राज्य सूची, दूसरी कौन सी हो जाती है दोस्तों, राज्य सूची, और तीसरी हो जाती है समवर्ती सूची। ठीक है, कौन सी हो जाती है, समवर्ती सूची। अब देखो यहां से आपको ये समझना है कि जो संघ सूची है, संघ सूची के अंतर्गत आने वाले जो भी विषय होंगे उस पर संघ सरकार या केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और राज्य सूची किसे कहते हैं, राज्य सूची वह सूची जिसके इसके अंतर्गत जो भी विषय आएंगे उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची वह विषय, समवर्ती सूची वह सूची होती है कि इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर संघ सूची और राज्य सूची दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान और है कि संघ सूची और राज्य सूची, सॉरी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून तो बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार पहले कानून बना देती है तो फिर उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर राज्य सरकार पहले कानून बना देती है और केंद्र सरकार को लगता है कि ये देश के हित में, या मान के चलो इसमें और कुछ सुधार करना है देश के हित को लेकर, तो वो राज्य सूची द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून को पलटकर अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। ये समवर्ती सूची में एक्स्ट्रा थोड़ा सा केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई। तो ये 3 सूची बोलेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि चलो मान लो इन 3 सूचियों में जब ये सूचियां बनाई गई थी तो उस समय न तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सोशल मीडिया जैसे जो फ्रॉड होते थे ये सब तो होते नहीं थे। तो उस चीज़ के लिए फिर एक अपशिष्ट शक्ति रखी गई थी कि अपशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आने वाले जो भी विषय होंगे उन पर जो कानून बनाएगा, उन पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगा दोस्तों, केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि जो अपशिष्ट शक्तियां होने की जो संकल्पना है, जो प्रावधान है, जो तरीका है, वो कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, कनाडा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, किस सुधार के रूप में इसे जाना जाता है। तो अगर हम बात करें तो इसको जो जाना जाता है, इसको 1919 के, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ें इसमें तो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, 1919 के तहत इस अधिनियम जेम्सफोर्ड सुधार के रूप में इसे क्या किया जाता है, माना जाता है। दोस्तों 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल और मेंटेग्यू वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की थी। तो ये जो अधिनियम था, या ये कहने का मतलब जो एक्ट था, ये किस लिए जाना जाता था, संवैधानिक, संवैधानिक सुधारों के लिए जाना जाता था। ये किसके लिए जाना जाता था, संवैधानिक सुधारों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत सरकार अधिनियम 1919। लेकिन इसका क्या एक तरीके से उद्देश्य था, तो ये भारतीय संवैधानिक, संवैधानिक सुधारों, संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की थी इसने, अपनी योजना क्या की थी, तैयार की थी, तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड के आधार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसे है ना 1921 में लागू भी किया गया था।
इसे कब किया गया, इसके सुधारों को कब लागू किया गया था, 1921। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था। तो 1909 की भारतीय परिषद अधिनियम को मॉल्युमेंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। अच्छा, मॉल्युमेंटो सुधार क्या था? इसमें कुछ नहीं, इसमें मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। मुसलमानों के लिए क्या किया गया था? इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन अलग निर्वाचन क्षेत्रों की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। क्षेत्रों की शुरुआत, अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की सांप्रदायिक का मतलब तो आप जानते होंगे, धर्म को लेकर आगे बढ़ना। इसे हम सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है इस एक्ट को। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या माना जाता है दोस्तों? जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका हमने सपना देखा था। तो ये आपको बताना है कि किसने ये कथन कहे हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो कथन कहेंगे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहे गए हैं। ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा ये कथन कहेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को याद रखना हो, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कई बार रिपीट हुए हैं। इन्होंने कहा है कि सर अल्लादी कृष्ण अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद अधिवक्ता हुआ करते थे और शिक्षा शास्त्री भी थे। तो ये उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। उदारवादी का मतलब आप जानते होंगे, जो एक कहने का मतलब खुले विचार वाले और किसी भी मतलब बदलाव। उदारवादी का मतलब ये होता है कि हमेशा ये बदलाव से नहीं डरते थे और विकास की ओर आगे बढ़ते थे। उदारवादी, खुले विचार की। ठीक है, तो ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये कथन कहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों नई दिल्ली में पहली बार जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में को हुई थी। कब हुई थी वो? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के स्थित कौंसल चैम्बर में, कहाँ पर हुई थी? काउंसिल चैम्बर की पुस्तकालय भवन में इसकी क्या हुई थी? 9 दिसंबर पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को पहली बार इसमें बैठक हुई थी संविधान सभा की। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 11 बजे से स्टार्ट हुई थी। ध्यान रखना, कितने बजे से? 11 बजे से। और उस दिन जो पहले जो एक तरीके से अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्योंकि वो उस समय संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग माने गए थे, तो बताया जाता है कि सबसे बुजुर्ग होने के नाते उन्हें एक अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी पहले ही दिन से। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डिप्टी के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए थे? तो ये भारत में दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, भारत में अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं, और उसी में एक और पद होता है उपाध्यक्ष, उनके द्वारा क्या किया गया था? किस मतलब अधिनियम के तहत इसे सृजित किया गया था या किस अधिनियम के तहत इसे लाया गया था? तो ये 1935 के तहत लाया गया था। किसके तहत लाया गया था दोस्तों? 1919 के तहत, सॉरी 35 नहीं, गलत भूल गया, सॉरी। 1935 के तहत क्या किया गया था? इसे लाया गया था। ठीक है, भारत सरकार 1935 के तहत। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 19 अपनाया गया। अच्छा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, मतलब अपनाया गया था। लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। तो कब इसे स्वीकार किया गया था, या इसी को हम ऐसे बोल देते हैं कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को
आप ये मान के चलें कि 26 जनवरी 1949 में क्या किया गया था, अपनाया गया था या एक तरीके से स्वीकार किया गया था। ठीक है। अब यहाँ से हम ये आगे देखेंगे तो इस दिन आपको पता होना चाहिए कि 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, 395 अनुच्छेद हुआ करते थे और 22 क्या होते थे, भाग होते थे। ये सब हुआ था इस संविधान में। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान में हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाएं शामिल थी। अच्छा, 15 महिलाएं शामिल थी इसमें से। कितनी महिलाएं शामिल थी आपको पता होना चाहिए। 15 महिलाएं शामिल थी, ध्यान रखना। तो इसमें से जिसमें से 15 महिलाएं शामिल थी और 15 महिलाओं में से कुछ नाम पूछे जाते हैं, जैसे सरोजनी नायडू, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी जिनका नाम था अरे विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, वो भी इसमें शामिल थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का परामर्शदाता मतलब सलाहकार कौन हुआ करता है, बी एन राव हुआ करते थे। और बी एन राव को संवैधानिक परामर्शदाता क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष कौन थे। इसमें पहले से ही आंसर लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक नौ भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी। तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 24 जनवरी 1950 को। आपको पता होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने, 11 अधिवेशन, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कुल 11 अधिवेशन हुए थे और इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक, जिसे हम 12वीं बैठक कहते हैं, कौन सी बैठक होती है, 12वीं बैठक थी एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर भी किए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और संविधान पूर्ण रूप से आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, इन्होंने ही की थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो संविधान सभा का पहला जो सत्र हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ।